आज है आपका बायोमोलिक्यूल का लेक्चर नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं शुगर्स में कैसे डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, किस शुगर को नाम देंगे डी, कैपिटल डी की बात हो रही है, और किसको हम बोलेंगे एल, है ना। तो डी एल नॉमेनक्लेचर पहले भी सीख चुके हैं हम लोग। शुगर का डी एल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इन सब का डी और एल कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। इसकी जो बेसिस है, बेसिस जो है वो एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। मतलब कहाँ से लिया गया है, कहाँ से शुरू हुआ नॉमेनक्लेचर, किसकी बेसिस पे हो रहा है। कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड, यहाँ पे OH, इधर H, नीचे की तरफ CH2OH, ऊपर की तरफ CH। ये कंपाउंड है आपका ग्लिसरल्डिहाइड। कोई भी शुगर है आपका, उस शुगर में हमें क्या देखना है, जो आपका नीचे वाला कार्बन है CH2OH वाला, नीचे का ये जो कार्बन है CH2OH, इसके जस्ट ऊपर जो कार्बन है, उस कार्बन पे, नीचे का जो कार्बन है CH2OH, इसके जस्ट एबव जो कार्बन है, और वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कायरल। कायरल की बात हो रही है, ये कायरल में DL लिखते हैं। जस्ट एबव वाला कार्बन जो कायरल कार्बन है, अगर उस पे ग्रुप, इस OH ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में है देखिए, और यहाँ पे कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में। दोनों अगर राइट हैंड साइड में अटैच हैं, ये तो रहेगा ही राइट हैंड साइड में, ये भी अगर राइट हैंड साइड में है, सेम साइड है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं डी। कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, डी ग्लिसरल्डिहाइड। इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोला जाएगा, डी ग्लिसरल्डिहाइड। क्लियर है ये पॉइंट। अगर इसी को एल बनाना है तो एल ग्लिसरल्डिहाइड कैसे हो जाएगा, नीचे का जो कार्बन है, नीचे वाला ये जो कार्बन है, पहले कायरल कार्बन पे ये जो OH है, इस OH को अगर लेफ्ट हैंड साइड में कर दीजिए इस तरीके से, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में कर लीजिए, तो इसको हम बोलेंगे, अगर ये आ गया LHS में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एल ग्लिसरल्डिहाइड। डी कब होगा, जब इस CH2OH के साइड में ही ये वाला OH है, कायरल कार्बन का OH है। और एल कब बोलोगे, और किस कार्बन को देखना है, ये CH2OH वाला जो नीचे वाला सबसे कार्बन है, उसके जस्ट ऊपर जो कायरल कार्बन है उसको ही देखना है, इसके ऊपर वालों को नहीं देखना है। अगर किसी में 4-5 कार्बन है तो किसको देखना है, नीचे वाले को, इस कार्बन को। इसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड, एक को बोलेंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। कहीं पे भी स्मॉल डी मत लिखेगा, स्मॉल एल मत लिखेगा। स्मॉल डी और स्मॉल एल का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। स्मॉल डी अगर लिखोगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल एल लिखोगे तो लीवो रोटेटरी। कैपिटल डी और कैपिटल एल का कोई भी मतलब नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी से, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कोई मतलब नहीं है, एक नाम लिखने का बस तरीका। हाँ,
नहीं, ये बेसिक ये बताया गया कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में CH2H को इधर रखना है, राइट ना। इसको बेसिस मान के बनाया गया है, इसी को बेसिस मान के ये नामकरण बनाया गया। अब अगर हम देखें तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम क्या बोल सकते हैं, एल्ड्रोट्रायोज बोल सकते हैं या एल्ड्रोटेट्रोज बोल सकते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो बोल सकते हैं, और 3 कार्बन है तो क्या बोल सकते हैं, ट्रायोजेस बोल सकते हैं, एल्डोट्रायोजेस। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ग्लिसरॉल्डिहाइड को आप क्या कह सकते हो, एल्डोट्रायोजेस बोल सकते हो, एल्डोट्रायोजेस बोल सकते हैं। एल्डो फॉर एल्डिहाइड, ट्राई फॉर 3 कार्बन, और ओजेस फॉर शुगर। नोट हो गया? नोट हो जाए बोलिए, नेक्स्ट स्टेप पे चले। अब हम बात करेंगे एल्डोटेट्रोजेस की। ये ट्रायोज थे 3 कार्बन वाले। अब हम बात करेंगे किसकी, एल्डोटेट्रोजेस की। एल्डिहाइड ग्रुप है और क्या है आपके, 4 कार्बन है। तो जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर था CH2OH, फिर यहाँ पे CHO, अब नीचे क्या था, यहाँ पे नीचे हमने क्या बनाया था, यहाँ पे OH, यहाँ पर H, और 1 कार्बन और बढ़ा दो इसमें। पहले कितने कार्बन थे, 3 थे, अब 1 कार्बन और कर दो। अगर 1 कार्बन और कर दो और वहां पे यहाँ OH और यहाँ पे H कर दो, यानी कि सेम टू सेम को रिपीट कर दो। यहाँ OH था D में, यहाँ S था, ये CH2OH सेम था, ये CHO सेम था ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब हमने क्या किया, एक OH को यहाँ पे रिपीट कर दिया, H को इसके ऊपर रिपीट कर दिया। इस कंपाउंड का नाम होता है डी इरेथ्रोज। डी क्यों है, इधर OH और इधर भी OH, डी इसलिए नाम है। और कंपाउंड जो शुगर है उसका क्या नाम है, डी इरेथ्रोज। तो याद कैसे रखेंगे, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना के, जो पहले कार्बन पे, यहाँ पे ये दूसरे कार्बन पे, अगर इधर से बोले तो दूसरा होगा, CHO से काउंट करते हैं वैसे तो 1 2 3, तीसरे कार्बन पे जो HOS जिस तरीके से लगे थे वैसे ही यहाँ पे बीच में एक और कार्बन लगा दिया, तो जो बनेगा शुगर उसका नाम क्या है, डी इरेथ्रोज। नहीं, अगर काउंटिंग देखेंगे तो ऐसे आप याद रखने के लिए याद रख सकते हो कि ये वाला कार्बन, ये इस स्ट्रक्चर को हटा दो, इसको हटा दो, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का बन गया डी का। अब उसमें आपने वही H को रिपीट किया, OH को रिपीट किया, साइड भी रिपीट की, तो साइड भी रिपीट की तो क्या नाम है, इरेथ्रोस। और अगर आप साइड को अपोजिट कर देते हो तो उसको बोलते हो D3OS। क्या नाम है उसका, उस शुगर का क्या नाम है, देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, हल्का सा डिफरेंस है। ये CH2OH, ये याद रखने का तरीका बना रही हूँ, इधर CHO इधर HOH। अब रिपीट करेंगे लेकिन क्या करेंगे, डिफरेंस के साथ। तो यहाँ पे OH को रिपीट करना था तो किसको करें, H, यहाँ पे S था तो किसको रिपीट करें, OH को। तो ये भी D है क्योंकि OH इस साइड में है, ये भी OH इस साइड में है, लेकिन इस कंपाउंड का क्या नाम है, D3OS, 3OS। शुगर का क्या नाम है, पहली वाली का नाम था एरिथ्रोज, दूसरे का क्या नाम है, 3OS। याद रख लेंगे क्या, सिनोरेंटी भी है, सेम सेम चीज है, वो तो कॉन्फ़िगरेशन, नाम के कॉन्फ़िगरेशन का अलग डिफरेंस है। डी और एल, डी राइट हैंड साइड को दिखा रहा है, एल जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ऐसा OH, हाँ और कोई बस, ठीक। और इसका एल भी बना सकते हो आप दोनों का,
डी बना लिया तो एल भी बना सकते हो। डी का स्ट्रक्चर याद करने का क्या तरीका था, ग्लिसरॉल्डिहाइड में HOH रिपीट कर दिया, सेम 3 O's बन गया, और ग्लिसरॉल्डिहाइड में अपोजिट को रिपीट किया, इधर H को इधर OH को, तो 3 O's बन गया। अब इसका L भी बना सकते हैं। L बनाने में क्या चेंज होगा, अगर L एरेथ्रोज बनाना है और L 3 O's बनाना है तो बना लेंगे, बोले बच्चों, बनाइए फटाफट। यस मैम नहीं बनाई। L बना लो, ये CH2OH ऊपर सेम टू सेम है, यहाँ पे OH कर दो, यहाँ पे H कर दो, और ये वाले कार्बन पे तो सेम ही रहेगा। बना लो फटाफट। तो अगर इसके स्टीरियो आइसोमर देखो तो स्टीरियो आइसोमर कितने हो जाएंगे, इसके कितने स्टीरियो आइसोमर बन गए, ये सबका फॉर्मूला सेम है, देखो सबका फॉर्मूला सेम है। ये जो टेट्रोजेस हैं, ये जितने लिखे हमने सबका फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंस है, डिफरेंट है ग्रुप्स का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो कितने बन गए, 1 2 3। इसके पहले वाले केस में ट्रायोसिस में कितने बने थे, 2 ही तो बने थे, DNL। प्रीवियस केस में कितने बने थे, DNL। आइसोमर्स कितने हो गए, 2 ही हुए। कोई दिक्कत, ये बना लिया बच्चों ऑनलाइन। ट्रायोसिस एंड टेट्रोसिस बना लिए। 5 पे चले, पेंटोसिस बनाए जाए। पांच का स्ट्रक्चर ही नहीं है क्या, 6 के ही दिए हैं। पेंटोसिस क्यों नहीं रिपोर्टेड है, चलो नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी हेक्सोसिस। पेंटोसिस नहीं रिपोर्टेड है, हेक्सोसिस। एल्डिहाइड तो है ही सब में, तो एल्डो हेक्सोसिस लिख लेते हैं। अब 2 कार्बन बनाने, इसके लिए आपको सबसे पहले याद करना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसके लिए सबसे पहले किसका स्ट्रक्चर याद करना है, ग्लूकोज का, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करें। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में देखिए 6 कार्बन है, ऊपर CHO, नीचे CH2OH, है ना। और इस ग्लूकोज का भी हम लोग याद करेंगे सबसे पहले डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज कैसे याद रखना है, OH OH H OH, कैसे याद रखना है, OH OH H OH, 2 OH फिर H फिर OH, अपोजिट में HH लगा दीजिए। अपोजिट में क्या लगाएंगे, HOH। यहाँ पे H, यहाँ पे H है तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे H। ये किसका स्ट्रक्चर है, D
ग्लूकोज। तो एक स्ट्रक्चर पहले याद करना है किसका, डी ग्लूकोज। ऊपर CHO, नीचे CH2OH, बीच में सारे के सारे ग्रुप होने वाले हैं CHOH, नीचे से याद रखिए OH, राइट हैंड साइड के बता रही हूँ, OHOH HOH, OHOH HOH, इस सीक्वेंस से याद रखना है, OHOH HOH। ये है आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। हाँ, वो दूसरा फॉर्मेट है, बताती हूँ उसका भी दूसरा। अब इसका एल लिखना है तो लिख लेंगे, डी ग्लूकोज का एल लिख दीजिए फटाफट। हाँ, नीचे वाले को चेंज करना है, कर दीजिए, एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज लिख लिया आपने, अब एल ग्लूकोज लिखिए। एल ग्लूकोज में किसको चेंज करना है, लिख रहे हो आप? एल ग्लूकोज में केवल नीचे वाले पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दीजिए, बाकी सब क्या रहेगा, सेम टू सेम। तो बना लेते हैं। ऑनलाइन बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ हाँ हाँ, ये इसी फॉर्मेट में प्रेजेंट होता है ना। ये हो गया CH2H, अब इस पे चेंज करना है ना, इधर OH कर दिया, इधर H कर दिया, बाकी सबको सेम। पहले वाले D को याद रखिए, D क्या था, OHOH HOH। तो डी ग्लूकोज हो गया और एल ग्लूकोज हो गया। दो एल्डोएक्सोसिस के नाम हमने याद कर लिए। ऑनलाइन बच्चों कुछ बोल नहीं रहे आप, क्लियर हो रहा है, याद कर पा रहे हैं? हाँ, ऐसे ही याद करना है। स्ट्रक्चर का किसी का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपके पास तो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, क्योंकि हाँ हाँ बना रहे, टेंशन ना करें, ठीक। इसके बाद सीधे हम लोग बनाते हैं, हाँ किसमें, चारों के चारों OH रिवर्स हो गए, OH H OH H, हाँ सारे रिवर्स हो गए ना। याद करने का तरीका है ना, जैसे भी याद कर लिया हम, मैंने तो ऐसे ही याद किया कि D बना लिया फिर L ऐसे बनाया, है ना। अब आपके स्कूल में सिखाया गया है क्या, आप क्या बता रहे हो कि HOH फिर OHH फिर HOH, इस तरीके से, है ना। तो ये भी ठीक है। जो तीन का क्या कह रही है भूमि, कौन है वो हो कर रहा है? हाँ भूमि बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, नीचे वाला ही रिवर्स करेगा T और L में, यही चेंज है। ऊपर वाले भी रिवर्स होंगे, हमने तो नहीं पढ़ा ऊपर वाले रिवर्स। हाँ नहीं नहीं, देखो D और L हमने तो ये पढ़ा, CH2H OH, CH2H OH OH HOH। क्या हो गया, इसी से क्या प्रॉब्लम है? रिवर्सल तो हो रहा है, मुझे गलत क्यों याद आ रहा है फिर ये, रिवर्सल तो हो रहा है स्ट्रक्चर में।
मूवी आप सही कह रही हैं, इसमें रिवर्सल है, CH2OH फिर OH फिर ऊपर वाले भी चेंज हो रहे हैं, OH फिर HOH और पूरा ये स्ट्रक्चर जो है ना पूरे ही रिवर्स। ये पॉइंट मुझे क्यों नहीं याद है, इतनी बार स्ट्रक्चर पढ़ा। नहीं नहीं, अरे 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 दीदी ऐसे कैसे कर रहे हो आप? हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। हाँ पूरे सारे ये इस कार्बन पे इधर भी रिवर्स है। मूवी यही कह रही थी ना, DL ग्लूकोज बन गया। चलो अब बनाते हैं हम लोग डी गैलेक्टोज। डी ग्लूकोज बना लिया, एल ग्लूकोज बना लिया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमको बनाना है डी गैलेक्टोज। डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में क्या होगा, गैलेक्टोज में याद रखिए जो फोर्थ कार्बन है ऑफ ग्लूकोज, जो चौथा कार्बन है केवल उस पे चेंज कर दीजिए। ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर बनाइए और चौथे कार्बन पे क्या करिए आप चेंज कर दीजिए, बाकी सब स्ट्रक्चर ग्लूकोज की तरह है डी गैलेक्टोज का। डी गैलेक्टोज और डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, सेम टू सेम है, बस आपको किस कार्बन पे चेंज करना है, फोर्थ कार्बन पे। तो करते हैं, ये रहा आपका CHO, ये रहा आपका CH2OH, ये OH, ये H, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चौथे पे चेंज करना है, बाकी सबको क्या रखना है सेम। तो ये OH, ये H, ये OH, ये H और चौथे पे क्या कर दें, रिवर्स कर दें, इधर OH और इधर क्या कर दें H। तो डी गैलेक्टोज का बन गया। गैलेक्टोज में याद रखना है किस कार्बन पे चेंज करना है, फोर्थ वाले पे। डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बन गया। हाँ एल वाले में तो फिर रिवर्स करेंगे ना, रिवर्स करेंगे ना। एक डी गैलेक्टोज का बना लिया, अब बनाते हैं डी मैनोज का बनाते हैं। मैनोज इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे गैलेक्टोज इंपॉर्टेंट है, मैनोज इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इंपॉर्टेंट है। अब बनाइए किसका, डी मैनोज का। डी मैनोज में क्या डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस था, CH2OH, इसमें पहले पे ही डिफरेंस आ जाएगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में क्या था, यहाँ CH2OH, CHO और नीचे क्या था, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में OH HOH, ये चीज थी। अब मैनोज के स्ट्रक्चर में, डी मैनोज के स्ट्रक्चर में OH और HH, मतलब OH यहाँ पे H था और यहाँ पे OH था, दोनों ही क्या हो जाएंगे। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से क्या डिफरेंस है, डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से, सेकेंड कार्बन पे क्या कर दीजिए डिफरेंस कर दीजिए। ये सेकेंड कार्बन हुआ ना, ये पहला ये दूसरा,
सेकेंड कार्बन पे जस्ट अपोजिट कर दीजिए डी ग्लूकोज के, तो क्या बन जाएगा? डी मैनोज। कोई दिक्कत? बोले बच्चों? गैलेक्टोज बनाया हमने, मैनोज बनाया, एक जन एनसीईआरटी लेके आया करो। एनसीईआरटी में लाए तो दीजिए। कौन लाया है? एक जन लेके आया करो तो। इनके एल में सारा रिवर्स हो रहा है। हाँ, जैसे ग्लूकोज में किया था वैसे ही इसमें भी। एल मैनोज बना लीजिए। एल मैनोज बना लीजिए। डी आपका बना हुआ है तो एल बना लेंगे ना। हाँ, एल बनाने में सारा क्या करना है? रिवर्स कर देना। कर दीजिए। OH H OH H OH OH H बना लीजिए फटाफट से। 2-3 और हैं, उनको बता दे। एनसीईआरटी नहीं है किसी के पास? कोई नहीं लाया? नेक्स्ट रन से कौन लाएगा? तन में आप लाना है, ले आएंगे। तो डी ग्लूकोज और डी मेनोज में किस कार्बन पे डिफरेंस था? केवल सेकंड कार्बन पे। डी ग्लूकोज और डी मेनोज में केवल सेकंड कार्बन पे डिफरेंस। डी ग्लूकोज और डी मैनोज को, इन दोनों को बोलते हैं मिलाकर के नहीं, मतलब ये कैटेगरी आती है आर्बिनोज। इन दोनों को क्या नाम दिया जाता है? किस कैटेगरी में रखते हैं? एक स्पेशल कैटेगरी है, क्या नाम दिया जाता है? डी आर्बिनोज। हाँ, ये दोनों को डी आर्बिनोज कैटेगरी में रखेंगे। एल हो गया तो एल आर्बिनोज ले लेंगे इसको। ये आर्बिनोज कैटेगरी है। इस चैप्टर में ड्रग्स क्यों पढ़े? अलग चैप्टर है, लास्ट वाला। अब देखो, अब देखो, एक कैटेगरी है राइबोस। राइबोस कैटेगरी है। राइबोस में भी क्या है? दो शुगर्स की बात करेंगे हम लोग। एक इसमें बात करेंगे डी एलोस की, एक डी एल्ट्रोज की। एक बात करेंगे डी एलोस की, एक बात करेंगे डी एल्ट्रोज की। डी एलोज एंड डी एल्ट्रोज, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा मतलब ज्यादा डिफरेंस है। ये तो इजी है। डी एलोज और डी एल्ट्रोज क्या है? डी एलोज में सारे OH राइट हैंड साइड पे, सारे H लेफ्ट हैंड साइड पे।
ये आ गया ना वाला केस जो आप कह रहे थे। सारे OH राइट हैंड साइड पे, सारे H कहाँ पे आ गए, लेफ्ट पे। कौन सा केस आ गया, डी एलोस। कैटेगरी कौन सी है, मेन कैटेगरी है इसकी राइबोस। राइबोस में दो होंगे, एक को एलोस बोलेंगे, एक को बोलेंगे एल्ट्रोस। एल्ट्रोज में क्या डिफरेंस है, एक कार्बन जो सेकेंड वाला कार्बन है केवल उस पे डिफरेंस आएगा, बाकी सब सेम है। ये CH2OH, ये CHO, बाकी सब सेम है, H OH H OH H OH, केवल ये वाले पे डिफरेंस है H OH, इस कार्बन पे डिफरेंस है केवल। डी एलोज और डी एल्ट्रोज में किस कार्बन पे डिफरेंस है, पहले वाले कार्बन। कहाँ, सेकंड कार्बन पे कह रही हूँ। कहाँ पे, हाँ ये है तुम्हारा 1 2 3, ये थर्ड का। ग्लूकोज से नहीं, डी एलोज और डी एल्ट्रोज से डिफरेंस बता। हाँ ग्लूकोज का खत्म। डी एलोज के स्ट्रक्चर में, डी एलोज का याद कैसे रखना है, सारे OH आपके राइट हैंड साइड में, H लेफ्ट हैंड साइड में डी एलोज में, और इसी का अपोजिट किस कार्बन पे करना है, केवल सेकंड कार्बन पे चेंज करोगे तो डी एल्ट्रोज बन जाएगा। चेंज इन सेकंड कार्बन, इन दोनों स्ट्रक्चर में चेंज किस में है, इससे अगर चेंज करो तो सेकंड कार्बन पे केवल चेंज करो तो एल्ट्रोज बन जाएगा। इन दोनों की कैटेगरी किस में आ रही है, राइबोस। ये सारे आपके ये 6 कार्बन वाले देखो, 1 2, ये भी 6 वाला है, HOH HOH वही पोजीशन है। अभी जो गैलेक्टोज पढ़ा वो भी क्या है, 6 वाला है। फिर उसके बाद एक हम पढ़ेंगे मेनोज पढ़ा, वो भी 6 वाला है, सेम टू सेम मेनोज एंड ग्लूकोज। और 6 वाले एक और, 2 और बता, पेंटोजेस भी बता देते। ये सारे 6 वाले पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक 6 वाले में डी ग्लूकोज डी मेनोज तो हमने पहले ही बना लिया था, है ना, तो गैलेक्टोज के साथ वाला बना देते हैं, इसका नाम है डी लाइक्सोज। ये कैटेगरी है डी लाइक्सोज। इस कैटेगरी में क्या है, क्या हुआ, क्या नाम है, हाँ एक एक स्ट्रक्चर एक एक दो दो करके याद करेंगे, एकदम से नहीं याद होगा। अब हम बताने जा रहे हैं आपको किसका स्ट्रक्चर, लेक्सोस का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। इसमें पहला स्ट्रक्चर है लेक्सोस की कैटेगरी में डी गैलेक्टोज। तो डी गैलेक्टोज का तो बनाने आपको आइडिया है, बना लीजिए फटाफट। किस कार्बन पे चेंज बताया था ग्लूकोज से, 4th पे। नहीं नहीं, ये अलग अलग कैटेगरी है। राइबोज में ये दो हैं, लेक्सोज में ये गैलेक्टोज है और एक और है, इसका नाम बताती हूँ। इम्पोर्टेंट जो है वो आपको गैलेक्टोज याद रखना है एकदम अच्छे तरीके से, मेनोज याद रखना है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज याद रखना है, फिर बाकी आगे हम डाइसैकेराइड याद रखेंगे ना। इसमें डी टेलोस है, अगला जो है वो है डी टेलोस। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बना लिया, किस कार्बन पे चेंज था, 4th पे चेंज था, इस पे
और भी चेंज थे कि सेम था? सेम था। डी टेलोज में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है बस, नीचे वाला सेम है, डी है तो नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, दोनों डी है। और डिफरेंस है आपका HOH, HOH और HOH, पहले कार्बन पे चेंज है, बाकी सब इसकी तरह है। किस कार्बन पे चेंज है इन दोनों स्ट्रक्चर में, उसको अंडरलाइन कर दे रहे, ये सेकेंड कार्बन। बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या है? सेम। डी गैलेक्टोज एंड डी टेलोस कौन सी कैटेगरी है? लेक्सोस। ग्लूकोज और मैनोज की कैटेगरी थी आर्बिनोज, आर्बिनोज लिखवा दिया था। डी ग्लूकोज और डी मैनोज किस में आया था? आर्बिनोज। मतलब अभी कभी ऐसे इन नामों से दे देंगे तो अपने को पता चला गैलेक्टोज और इनका मैनोज का स्ट्रक्चर तो पता है, पर ये नहीं पता कि इनको आर्बिनोज बोलते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। डीजाइलोज, डीजाइलोज इसमें दो हैं, डी ग्लूओज, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है अभी तक, एक इतने काम के नहीं होंगे तभी हमने नहीं पढ़ा। डी ग्लूओज और दूसरा है इसमें डी आइडोस। स्ट्रक्चर पे मार्क कर लीजिएगा किसका किसका पहले याद करना है। डी ग्लूओज, डी आइडोस। चलो भाई बना लेते हैं। ऊपर CHO, CH2OH, नीचे वाले पे तो यही रहना है। ऑनलाइन बच्चे बना पा रहे हैं? ऑनलाइन बच्चे? अब ग्लूकोज में था OH OH HOH, ये था ना, ग्लूकोज में OH OH HOH, ये है ग्लूकोज, ये क्या है? ग्लूकोज लिख दिया है मैंने ना, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, GULOSE, ग्लूकोज। ग्लूकोज की जगह क्या हो गया? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में था OH OH HOH, है ना, इसको याद रखिए ऐसे। इसमें वही सीक्वेंस ऊपर से शुरू कर दीजिए, OH OH HOH, सेम सीक्वेंस ऊपर से शुरू कीजिए। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है? ग्लूकोज में नीचे से सीक्वेंस शुरू किया था OH OH HOH, और ग्लूकोज में वही सीक्वेंस OH OH HOH कहां से शुरू किया? ऊपर से। वही सेम सीक्वेंस इधर से। डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज सेम हो गए? देख लो, सेम नहीं होने चाहिए, देख लो सेम नहीं होगा, पूरा सेम नहीं होगा। अब आइडोज बना लो, आइडोज में है OH OH HOH, ये है OH H OH H OH H OH, सब मिल रहा है? मिला।
मिलाओ ना बहन। सब मिला दिया आपने? बना लिए ये। राइबोज हो गया, आर्बिनोज हो गया, जाइलोज हो गया, लेक्सोजस हो गया। अब कोई रह गया है? नहीं। तो सुनो, देखो ध्यान से देखो, ये 4 कैटेगरी है, डी राइबोस, डी लेक्सोस, और कौन सी थी? डी जाइलोस, और एक पहली वाली थी डी आर्बिनोज, ये थी ना डी आर्बिनोस। और ये सारे में कितने कितने हो जाएंगे? सारे में 2-2 बन रहे हैं। 4 कैटेगरी, 2-2 बन रहे हैं। फॉर्मूला सेम है सबका, है ना? तो कितने हो गए आइसोमर? डी वाले ही केवल कितने हो गए? 8 हो गए। और उसके साथ साथ एल वाले कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। यानी टोटल आइसोमर कितने हो गए? डी वाले 8, नहीं, एक स्ट्रक्चर याद होगा तो बना नहीं लेंगे। डी वाले कितने हैं? 8, एल वाले कितने हैं? 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 16, टोटल 16 हो जाएंगे ना। एल तो बनाया नहीं हमने किसी का। शुगर्स, ये सारे शुगर्स हैं, इनके नाम एक एक के नाम लिखवाए। ये 6 कार्बन वाले के एल्डोहेक्सोस। सारी कैटेगरी किसकी थी? एल्डोहेक्सोस। हाँ? हो गए? इतने कर लिए? चलो, हो ही गए बस। क्या ग्लूकोन डी वाली चीज बता दूं? क्या? छोटा है ये, ज्यादा बड़ा नहीं। खत्म करें तो फटाफट हो जाएगा। इसमें स्ट्रक्चर ना बनाए, बिना स्ट्रक्चर के कुछ होगा? बिना स्ट्रक्चर के कुछ हो पाएगा? कछु नहीं होगा। इसमें स्ट्रक्चर याद करने ही होंगे। नहीं याद करेंगे तो जब क्वेश्चन आएगा ना एलिमेंट्री लेवल का, एकदम भयंकर क्वेश्चन आएगा तो छूट जाएगा तो दुख नहीं होगा। एलिमेंट्री आ गया और आपका छूट गया ना, तो फिर आप समझ लेना आपको क्या महसूस होगा वो मैं अभी नहीं बता सकती। आप एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कैसे भी। और हल्के क्वेश्चन भी आते हैं, अभी आपको मैं हल्के क्वेश्चन भी दिखाती हूँ पीवाईक्यू कैसे आए। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस में क्यों टेंशन कर रहे हो आप? चलो, अब एक टर्म इसमें पढ़ते हैं हम लोग। शुगर्स में जो यूज होते हैं कुछ टर्म्स, इनकी बात कर लेते हैं ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एपीमर। एपीमर्स क्या? डेफिनेशन लिखिए पहले। एपीमर्स आर अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स, a pair of diastereomers
Epimers are a pair of diastereomers that differ only in configuration, only in configuration about a single carbon atom, about a single कार्बन एटम। एक सिंगल कार्बन एटम के अराउंड केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बाकी किसी कार्बन एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो तो वो दो कंपाउंड एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? एपीमर्स। जैसे अभी एक एग्जांपल बताया था मैंने आपको, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज में क्या स्ट्रक्चर में डिफरेंस हमने देखा था? डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज में क्या देखा था हमने डिफरेंस? केवल फोर्थ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज था ना, तो यानी कि एक ही कार्बन के अराउंड आपका क्या हो रहा है? कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपीमर्स। उन दोनों कंपाउंड को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? एपीमर्स। ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में क्या क्या था यहाँ पे? OH OH H OH ये था ना। ग्लूकोज का तो अब सबको याद हो गया होगा कि अभी भी नहीं याद हुआ? राइट हैंड साइड का याद कर लीजिए, OH OH H OH, ये डू ग्लूकोज बन गया। अब चौथे कार्बन पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे पे क्या चेंज करना है? केवल कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। उन कंपाउंड को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? एपीमर। तो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज एक दूसरे के क्या हो गए? एपीमर्स हो गए ना। कोई दिक्कत? बोले बच्चों, चौथे पे चेंज कर दिया, बाकी सब पे क्या है? सेम टू। केवल फोर्थ कार्बन पे यहाँ पे चेंज है, तो नंबर मैटर नहीं करता है कि फोर्थ पे है कि थर्ड पे है। फोर्थ पे चेंज कर दिया हमने केवल, तो क्या बन गया आपका? इस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन केवल चेंज है, तो क्या बन गया? ये एक दूसरे के क्या हो गए? एपीमर्स। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चों। एपीमर क्लियर है बच्चा पार्टी? ऑनलाइन? यस मैम। एपीमर क्लियर है? डी ग्लूकोज और डी मैनोज भी एपीमर बन रहे हैं क्या? देखो, डी ग्लूकोज और डी मैनोज भी एपीमर बन रहे हैं क्या? किस कार्बन पे चेंज है? सेकेंड कार्बन पे चेंज है, तो बना लो डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज एक साथ बना लो। एक एग्जाम्पल तो डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज है, और दूसरा कौन सा है? डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज भी क्या हो गए एक दूसरे के? एपीमर। स्ट्रक्चर पहले किसका किसका याद रखना है? डी ग्लूकोज का याद रखिए, डी मैनोज का याद रखिए, डी गैलेक्टोज का याद रखिए। राइबोज में दो कैटेगरी थी, एक थी एलोज, डी एलोज। डी एलोज में सारे OH राइट पे, सारे H लेफ्ट पे थे।
और उसी के साथ एक डिफरेंस में आया था एलोज के साथ एल्ट्रोज आया था। ए फॉर एलोज, ए फॉर एल्ट्रोज, याद रखिए। एलोज के साथ एल्ट्रोज साथ में था राइबोस कैटेगरी में, उसमें दूसरे कार्बन पे केवल एलोज से चेंज करेंगे, एल्ट्रोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक एक स्ट्रक्चर याद करके उसका दूसरे का स्ट्रक्चर उसके साथ साथ में याद रखना है, ठीक है। एपीमर हो गया। अब दूसरी चीज सिखा देते हैं आपको। एक टर्म है यहाँ पे एनोमर, एनोमर भी एक टर्म आता है, तो समझते हैं थोड़ा सा, देखो ध्यान से। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज के बहुत सारे रिएक्शन, ग्लूकोज के बहुत सारे रिएक्शन जो होते हैं, ग्लूकोज का दो तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको। एक को बोलते हैं ए साइक्लिक स्ट्रक्चर जो अभी हमने बनाया था, और दूसरे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। एक को बोलते हैं ए साइक्लिक, दूसरे को क्या बोलते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ए साइक्लिक हमारा वही था अभी वाला जिसमें रिंग नहीं थी, ये वाला 5 कार्बन हुए, 6 हो गए, छह होने चाहिए ना। ये स्ट्रक्चर है आपका, बना दिया डी ग्लूकोज का, ठीक। ये ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पर अगर एक्व सॉल्यूशन में देखो या नेचर में इसको देखते हैं हम लोग, तो नेचर में ये ए साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत कम परसेंटेज में प्रेजेंट होता है। इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है। पहले हमें, क्योंकि इजी वे में होता है इसलिए पहले हमें ये स्ट्रक्चर सिखाया जाता है, लेकिन अगर हम लोग इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, क्या बनाएं हम, ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन अगर हम बनाएं तो उसमें हम 3 तरीके के फॉर्म्स या 3 स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें से एक तो ए साइक्लिक वाला मिलेगा, 2 साइक्लिक वाले मिलेंगे, और 2 साइक्लिक में एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा फॉर्म। एक को क्या बोलते हैं, अल्फा फॉर्म, दूसरे को क्या बोलते हैं हम, बीटा फॉर्म। तो पानी में जब इसको डिसॉल्व करते हो तो एक्वस सॉल्यूशन में ये फॉर्म्स मिलते हैं हमको। एक अल्फा फॉर्म मिलता है इसका ग्लूकोज का, और एक कौन सा फॉर्म मिलता है, बीटा फॉर्म। और उसमें भी वाटर में ये जो तीनों फॉर्म है, ए साइक्लिक, साइक्लिक में अल्फा और बीटा, ये तीनों एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये तीनों फॉर्म क्या होते हैं, एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। और एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मतलब एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होती है वो होती है लगभग 64% बीटा फॉर्म की। बीटा फॉर्म की कितने परसेंटेज में है, लगभग 64% है। ये जो अल्फा फॉर्म है ये लगभग 36% है, ये 63 पॉइंट कुछ होगा। और ए साइक्लिक जो फॉर्म है ये लगभग 0.02% है। जिसका मतलब अगर देखो आप तो ए साइक्लिक फॉर्म की परसेंटेज काफी कम है ना। सबसे ज्यादा साइक्लिक में कौन से फॉर्म की परसेंटेज है, बीटा फॉर्म की। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। फिर साइक्लिक की स्ट्रक्चर बताते हैं, फिर एनोमर बताते हैं आपको। क्या कह रहे थे, तो इसका नोट करिए क्या कर रहे हैं। एक्वस
सॉल्यूशन में कितने फॉर्म दिखेंगे हमको? 3 दिखाई देंगे। एसाइक्लिक भी थोड़ा सा परसेंटेज में होता है। तो इसका मतलब अभी तक हमारे दिमाग में क्या बात थी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एसाइक्लिक। लेकिन नेचर में जो परसेंटेज देखा गया, एक्व सॉल्यूशन में परसेंटेज क्या देखा गया? सबसे ज्यादा साइक्लिक का, वो भी कौन सा फॉर्म? बीटा। साइक्लिक बना दें अब। हम्म। हो गया? जल्दी करो। ऑनलाइन बच्चों नोट कर लिया? वेरोनिका कर लिया था ये वाला ये चैप्टर करा हुआ है पहले? आपके टेस्ट में आया था ना? ये जो राइबोज वाली चीज है, राइबोज होता है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड उससे रिलेटेड है। और राइबोज जो है मतलब सेल में होता है ना, राइबोसोम होता है बिल्कुल। उससे रिलेटेड है। तो राइबोज वो भी करेंगे, सब पढ़ेंगे। टेंशन क्यों कर रहे? क्या? चलो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो। पहले प्रोसेस को समझो, फिर लास्ट में अल्टीमेटली क्या करेंगे? अल्टीमेटली साइक्लिक को याद कर लेंगे। पहले प्रोसेस समझ लो हो क्या रहा है। हो गया? ये है अपना ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। बोर्ड पे देखें, ऊपर कौन सा ग्रुप है? CHO ग्रुप है ना ऊपर। ये था अपना डी ग्लूकोज। चलो भैया बनाते हैं, कैसे बनेगा देखो। ये जो आपका नीचे वाला ये OH ग्रुप, ये वाला OH ग्रुप, ठीक, इसको एज्यूम नहीं कर रहे हैं, ये अल्कोहलिक ग्रुप। तो ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है। रिएक्शन यहाँ पे मेनली क्या होने वाली है? रिएक्शन होने वाली है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अगर अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट करता है तो एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड बनाता है जिनको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हेमी एसिटल। एल्डिहाइड ग्रुप के साथ अल्कोहल के रिएक्शन से कौन सा ग्रुप बनता है? हेमी एसिटल। हेमी एसिटल बनता कैसे है? ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड O है, इसके ऊपर ROH मान लो रिएक्ट करने आया, O के ऊपर आपका O के पास इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे क्या चीज है? ये माइनस चार्ज है, इधर पे कार्बन है। ये जो OR होगा ये आकर के इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, ये H यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? हेमी। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? हेमी एसिटल।
पे OH है, यहाँ पे OR है, ये क्या बन गया आपका MES। तो यही सेम रिएक्शन यहाँ पे होता है जब आपका बनता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये वाला OH इस CHO के साथ इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्ट करने के बाद ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे क्या कर लेगा, रिंग फॉर्मेशन करेगा। ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन करेगा। ये ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा और यहाँ से ये जुड़ जाएगा। कितने कार्बन, कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी देखो ध्यान से। ये कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 तो कार्बन है और बीच में आकर के ये वाला ऑक्सीजन जुड़ेगा तो 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 6 मेंबर्ड रिंग। स्ट्रक्चर को बनाते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से। देखो ध्यान से, ये नीचे की चीजें बिल्कुल सेम है, ये 1 2 3 ये सेम टू सेम रहेगा। यहाँ पे जुड़ा है तो यहाँ पे बनाते हैं। क्या नीचे वाला अल्कोहल ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये नहीं जुड़ेगा, नीचे वाला नहीं जुड़ेगा। तो क्या, हाँ नीचे वाला नहीं जुड़ेगा ना, नीचे से नहीं बनेंगे। देखो यही विधि का ये कौन, 5 कार्बन बन गए। अब यहाँ से कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन। यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, नीचे का CH2OH सेम टू सेम है, बीच के जो 3 कार्बन है वो भी क्या रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे। यही था ना। इस कार्बन पे क्या होने वाला है, H इधर का इधर है। ऊपर वाले कार्बन पे क्या चेंज आएगा, कोई चेंज आएगा ऊपर वाले कार्बन पे, ऊपर वाले कार्बन पे होगा CH2। ऊपर वाले कार्बन पे क्या होगा, C। फॉर्मूला चेक कर लो, सेम है। साइक्लिक बनाने में फॉर्मूला में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, देख लो। चेक कर लो, कार्बन का इसका फॉर्मूला आना चाहिए कितना, C6H12O6। OH OH इस पे एक OH भी आएगा ना, इस पे एक OH भी तो आना चाहिए, ये बनेगा ना, हेमीएसिटल बन रहा है ना, तो इस कार्बन पे एक OH भी आएगा। हेमीएसिटल तो इसी तरीके से बनता है ना, इस कार्बन पे हेमीएसिटल तो ऐसे ही बनता है ना। कोई दिक्कत, हाँ साइक्लिक बन गया ना। देखो काउंट करो कितने कार्बन की रिंग बनी, कितने मेंबर्ड रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग। कितने मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग। शुगर में अगर 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी इस तरीके से, कितने मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग अगर बनती है शुगर में, तो उसको एक स्पेशल नेम भी देते हैं, उसको एक स्पेशल नेम भी देते हैं, पायरेनोज। क्या नाम है, रिंग को क्या बोलेंगे, पायरेनोज। इसलिए इस बेसिस पे ग्लूकोज
ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे, ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोज को क्या कह सकते हैं हम लोग? ग्लूकोपाइरेनोज भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है, पायरेनोज जो कंपाउंड होता है ये होता है। पायरेनोज जो होता है वो होता है ये कंपाउंड, दिस इज पायरेनोज। इसी की बेसिस पे ग्लूकोज का ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके का बना हुआ है, इसी बेसिस पे ग्लूकोज को हम क्या कह सकते हैं? ग्लूकोपाइरेनोज। ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। अब रिंग तो ऐसे बनी, रिंग में क्या हुआ? पहला वाला कार्बन जिस पे CHO ग्रुप था, उसका जो ऑक्सीजन था वो यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया। इस पोजीशन पे CHOH बन गया, ठीक है। इस पोजीशन पे क्या बन गया? CHOH। अगर किसी कार्बन पे एक तरफ OR लगा हुआ है, एक तरफ OH लगा हुआ है, ठीक है, एक तरफ OR लग गया, एक तरफ OH लग गया, एक तरफ H लग गया, इस तरीके की अगर पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, इस कार्बन को देखो ध्यान से, ये वाले कार्बन को देखो, एक H, एक OH, एक ये O, और ये कार्बन की चेन को R बोलेंगे, O R, और क्या लगा हुआ है नीचे? कार्बन की चेन लगी हुई है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन दिखाई देती है तो इसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। अगर इस OH को भी हटा के OR लगा देते हो तो उसको बोलते हो एसिटल। एसिटल पढ़ चुके हैं हम लोग, ये हेमी एसिटल, हेमी कीटल और एसिटल पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है? कार्बन के ऊपर H, कार्बन के ऊपर OH, कार्बन के ऊपर OR, कार्बन के ऊपर इधर कार्बन चेन, तो स्ट्रक्चर विल बी, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा? हेमी एसिटल। अगर इस OH को भी हटा के OR कर दो तो स्ट्रक्चर विल बी एसिटल। यहाँ पे काम किसका है ग्लूकोज में? हेमी एसिटल का। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? हेमी एसिटल ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर में बोला जाए कि ए साइक्लिक से क्या डिफरेंस है? एक तो रिंग बन रही है, ऊपर से जो पहला कार्बन है CHO वाला, अब वो एल्डिहाइड ना रह करके कौन सा ग्रुप बना लिया उसने? हेमी एसिटल ग्रुप बना लिया। कोई दिक्कत? अब अल्फा और बीटा किसको बोलेंगे? अल्फा और बीटा में बेसिक डिफरेंस क्या है? अल्फा और बीटा का स्ट्रक्चर लिख दिया जाए, ये तो साइक्लिक बन गया। अब पहचानते हैं कौन सा अल्फा कौन सा। हाँ, कीटोनल नहीं, कीटल। अल्फा डी ग्लूकोज बना दीजिए और बीटा डी, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बना लें। चलो, अब ए साइक्लिक स्ट्रक्चर से कंपेयर करना है डी को और इसको कि क्या डिफरेंस आया है इन दोनों में, ठीक है। ए साइक्लिक भी बना देंगे, इसको देख लेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, HOH, फिर ऊपर वाले पे OH।
कार्बन ज्यादा तो नहीं हुए, काउंट कर लो। 6 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन हुए? एक साथ हाँ 7 लग रहे हैं। नहीं, ये रिंग है यहाँ पे इस तरीके से। अब गोलू तो बनाएंगे नहीं, ये रिंग क्या है? इसको कार्बन नहीं मानेंगे, कार्बन नहीं है, कार्बन तो बढ़ नहीं रहे। एक दो, एक ज्यादा बनाया हमने। 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अल्फा डी, अल्फा डी। अब बीटा बनाना है। बीटा में केवल पहले ये जो कार्बन है ना, ये 1 2 3 4 गलत लिख दिया, ऊपर से लिखना चाहिए था। बीटा में क्या है, इस कार्बन पे केवल चेंज करना। बनाइए स्ट्रक्चर। बीटा में केवल ऊपर वाला जो कार्बन है उस पे चेंज करना है। बनाना है, बनाइए, हमको मत देखिए, जल्दी से बनाइए। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में किस पे डिफरेंस है? केवल बीच में ए साइक्लिक के लिए जगह छोड़ दीजिए, या साइड में बीच में अभी ए साइक्लिक को भी घुसाएंगे। जगह नहीं है आपके पास? थोड़ी सी भी नहीं है? ऐसे करेंगे, पहले कार्बन पे इधर वाले पे चेंज कर दीजिए, बाकी सबको क्या करिए, सेम। बीटा डी ग्लूकोज परसेंटेज क्या क्या थी? 64%, 36, 35, वो 63 पॉइंट कुछ होता है। और बीच में कौन सा स्ट्रक्चर आ जाएगा? ए साइक्लिक। बता रहे बीच में क्यों? क्या सही बनाया आपने? बना लिया सबने? बच्चों ऑनलाइन हंसराज परसेंटेज भी लिख लीजिए। अब एक और नई चीज सिखा देते हैं, अल्फा बीटा तो सीख गए आप। चेंज किस कार्बन पे था? चेंज किस पोजीशन पे था? ये बात। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे चेंज है? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाले पे क्या है कॉन्फ़िगरेशन? चेंज। एनोमर सिखा दिया था, एपीमर सिखा दिया था, एनोमर सिखा दें। एनोमर सीख लीजिए, फिर म्यूटा रोटेशन सिखा दें। ये बन गया स्ट्रक्चर। मान्या क्लियर है? अल्फा बीटा चलिए, एपीमर सीख लिया। एपीमर में किसी भी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। अब
हम लोग सीखते हैं एनोमर। एनोमर में भी एक कार्बन पे ही डिफरेंस होगा, बिल्कुल जैसे ये दोनों एक दूसरे के एनोमर है अल्फा बीटा, लेकिन डिफरेंस थोड़ा सा है। वो कार्बन लेंगे जो रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा, उसकी बात करेंगे। तो डेफिनेशन लिखिए, एनोमर, एनोमर्स एनोमर क्या है, एनोमेरिक कार्बन क्या है, एनोमर्स। Stereoisomer which differ at a single chiral center. Stereoisomer which differ at a single chiral center. केवल एक ही सिंगल कायरल सेंटर पे डिफर करेगा। तो आप बोलोगे ये तो एपिमर भी था, which participate in ring formation, जो रिंग स्ट्रक्चर बनाने में पार्टिसिपेट किया है उस कार्बन पे विच पार्टिसिपेट इन रिंग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे अगर देखो तो अल्फा बीटा में रिंग फॉर्मेशन में यही कार्बन जो पहला था यही पार्टिसिपेट कर रहा था। पहला कार्बन रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है, हेमी एसिटल बनाया है। उसी कार्बन पे अगर कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है तो उन दोनों कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एनोमर्स। तो यानी एनोमर्स में कंडीशन एक स्पेशल जुड़ गई है, एक ही कार्बन पे डिफरेंस होगा, वो कायरल कार्बन होगा, लेकिन वो कार्बन होगा जिसमें जहां से रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें CHO होगा बेसिकली, है ना, जो रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। CHO या कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है कहीं पे। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हम लोग एग्जांपल में क्या कह सकते हैं, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज क्या हो गए, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या हो गए, एनोमर्स। और जो C1 कार्बन है, C1 जो कार्बन है इसमें, उसको क्या बोलोगे, उसको बोलोगे एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। नोट कर लीजिए भनवन। पॉइंट क्लियर है, थोड़ा सा डिफरेंस है। आप कह सकते हो ऑल एनोमर्स आर एपिमर्स, कह सकते हो ना, ये पॉइंट तो कह सकते हो, ऑल एनोमर्स आर एपिमर्स बट ऑल एपिमर्स आर नॉट एनोमर्स, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि एपिमर की कंडीशन तो केवल एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज की है, बट एनोमर की कंडीशन क्या है कि जो रिंग पार्टिसिपेट करेगा रिंग फॉर्मेशन में। ठीक है, नोट हो गया जनता जनार्दन। एक और नई चीज सीखा जाए, म्यूटा रोटेशन। नहीं अभी तो टाइम है, क्यों अभी से क्यों टेंशन कर रहे हैं। हाँ तो म्यूटा रोटेशन में कुछ है ही नहीं, एकदम इजी टॉपिक है, इसमें कुछ है, समझना है थोड़ा सा। म्यूटा रोटेशन, ठीक है, म्यूटेशन बायो नहीं है, क्या है, म्यूटा रोटेशन। जैसे ही रोटेशन वर्ड आपको समझ में आया
रोटेशन में क्या समझ में आना चाहिए, रोटेशन में या तो कन्फर्मर्स की बात होती है या तो किसकी बात होती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात होती है। रोटेशन का हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की बात करते थे वहां पे बोलते थे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में फ्री रोटेशन है, तो रोटेशन वर्ड वहां पे आता था। उन कंपाउंड को बोलते थे रोटोमर्स, है ना, जिसमें वो सारे फॉर्म्स आते थे। कौन कौन से आते थे, स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म, स्क्यू फॉर्म, ये सारा जो एल्केन में पढ़ा था। रोटेशन की बात एक वहां आती है और एक रोटेशन की बात आती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऑप्टिकल कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो होता है जो वो रोटेट करता है। ठीक है, जितने भी आपके ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कैसे होते हैं, सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं दैट आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। कैसे कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं, यानी कि इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड ये टॉपिक है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन का क्या मतलब है, देखो पहले डेफिनेशन लिखेंगे या पहले समझ लेंगे, बोलिए। हम जो कराते हैं लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो, aqueous solution of glucose aqueous solution of glucose show mutarotation ठीक है। अब म्यूटारोटेशन का मतलब समझते हैं। जैसे मान लो कि ग्लूकोज का हमने लिया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म लिया, ये फॉर्म, ठीक, ये हमने सैंपल ले लिया इसका प्योर सैंपल। तो हम क्या देखते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है, जिसको एंगल के टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं, वो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज का होता है 110 डिग्री। ठीक, अल्फा डी ग्लूकोज का प्योर सैंपल हमने लिया, हमने देखा उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है 110 डिग्री। ठीक, इसका सॉल्यूशन हमने लिया। हम थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट से देखना होगा, ये बाहर से ऐसे नहीं दिखाई देगा, कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन की जो वैल्यू है ना वो चेंज होके आ जाती है 52.5 डिग्री पे। 52.5 डिग्री हो जाता है इसका स्पेसिफिक रोटेशन। ये पॉइंट नोट कर लो, अभी फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या चीज है। ये हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया तो देखा उसका स्पेसिफिक रोटेशन 110 डिग्री था। थोड़ी देर बाद उसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलने लगता है, स्पेसिफिक रोटेशन उसका 110 से कितना हो गया 52.5 डिग्री, अराउंड 52 डिग्री मिल जाता। ठीक, और अगर मान लो सेकेंड केस हम देखते हैं, ये नोट हो गया ये वाला पॉइंट। सेकेंड चीज हम देखते हैं कि अगर हमने ले लिया बीटा डी ग्लूकोज लिया मान लो, तो बीटा डी ग्लूकोज का अगर हमने प्योर सैंपल लिया तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन देखा शुरू में
तो शुरू में उसके स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू थी 19.7 डिग्री। कितनी थी? 19.7 डिग्री। इसको भी जब थोड़ी देर बाद देखते हैं, इसी सैंपल को फिर से थोड़ी देर बाद देखा इसका स्पेसिफिक रोटेशन, तो अब जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो हमने देखा कि ये 52.5 डिग्री हो जाता है। कुल मिला के बात क्या समझ में आई कि अल्फा डी ग्लूकोज लो या बीटा डी ग्लूकोज लो, वो क्या होता है, वो अपने स्पेसिफिक रोटेशन को बीटा डी ग्लूकोज 19.7 डिग्री से कहां तक बढ़ाता है? 52.4 डिग्री 5 डिग्री तक इंक्रीज करता है। और अगर अल्फा लेते हैं तो अल्फा वाला 110 से 52.5 डिग्री तक क्या करता है? डिक्रीज। ठीक। और अगर हमने इसका ए साइक्लिक फॉर्मेट लिया, कौन सा फॉर्मेट लिया? ए साइक्लिक, जिसको हम बोलते हैं ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर हमने इसका ए साइक्लिक फॉर्मेट का देखा, हमने स्पेसिफिक रोटेशन ए साइक्लिक ग्लूकोज ले लिया अगर हमने, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हमने देखा इसका स्पेसिफिक रोटेशन नोट किया, तो देखा इसका स्पेसिफिक रोटेशन है 52.5 डिग्री। इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकला? इससे इंटरप्रिटेशन ये निकला कि जब एक्वस सॉल्यूशन में आप अल्फा डी ग्लूकोज को लेते हो या बीटा डी ग्लूकोज को लेते हो, तो अल्टीमेटली उनका स्पेसिफिक रोटेशन बाद में क्या हो जाता है? 52.5 हो जा रहा है। 52.5 होने का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं? फिर से ए साइक्लिक फॉर्मेट में जा रहे हैं। बीटा वाला भी ए साइक्लिक बना रहा है और अल्फा वाला भी ए साइक्लिक बना रहा है। अभी जब मैंने आपको अल्फा बीटा स्ट्रक्चर बनाए थे, तो यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाया था ये। तो इसका क्या मतलब था कि बीटा फॉर्मेट भी ए साइक्लिक बनाएगा और अल्फा फॉर्मेट भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या बनाएगा? ए साइक्लिक। मतलब इस फॉर्म में भी होंगे और ये फॉर्म भी बनाएंगे, इस फॉर्म में भी होंगे और इस फॉर्म से भी क्या बनेगा? ये बीच वाला फॉर्म ए साइक्लिक फॉर्म बनेगा। ये हमें पता कहां से चला? स्पेसिफिक रोटेशन से। ए साइक्लिक वाले का 52.5 नोट किया गया था। फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखा गया कि बीटा वाला जो स्ट्रक्चर था, बीटा वाले में कितना नोट किया गया? पहले अल्फा वाले में 110, फिर थोड़े टाइम बाद देखा गया तो उसका कितना हो गया? ए साइक्लिक के बराबर आ गया 52.5, है ना? रोटेशन चेंज हो गया। और बीटा वाले का देखा गया तो बीटा वाले का 19.7 था, इससे इंक्रीज होकर के कितना हो गया? फिर से 52.5। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, एक फॉर्म अपने स्पेसिफिक रोटेशन को डिक्रीज कर दे रहा है, एक फॉर्म अपने स्पेसिफिक रोटेशन को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर दे रहा है। इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? म्यूटा रोटेशन। इसमें प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है, एक डेफिनेशन तो लिखवाई दे। प्रोसेस समझ आ गया कि मेनली कैसे पता चला कि ये जो फॉर्मेट है ये बार बार साइक्लिक से किस में चेंज हो जाता है? ए साइक्लिक में। जी हाँ, कम परसेंटेज में फिर भी वो चेंज तो हो रहा है ना, अस्तित्व तो है उसका, ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तभी ये रोटेशन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। हाँ क्या? इसके रोटेशन से उसका परसेंटेज का लेना देना नहीं है, पर उस तरीके का रेशियो नहीं है जो आप परसेंटेज का रेशियो सोच रहे हो, वो चीज नहीं है।
लिख लो डेफिनेशन, तो लिखो मीटर रोटेशन की। मीटर रोटेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, it is change in optical rotation because of change in equilibrium between two anomers. It is change in optical rotation, it is change in optical rotation because because of change in equilibrium between two anomers where corresponding stereo centers interconverge, where corresponding stereo centers interconverge. वो एनोमर यही थे ना? cyclic sugars show mutarotation. Cyclic sugars show mutarotation. हो गई डेफिनेशन? 7 बज गए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब कल पढ़ाएंगे आपको हार्वर्थ स्ट्रक्चर और ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज। ठीक है, आज की क्लास होती है आपकी ऑफ। बाय बाय बच्चों, बाय। ओके।